हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू की। तो कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, ये टॉपिक आप कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट में वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ये कैप पहले हम लोग समझेंगे कैपिटल अमाउंट होता है क्या है। तो सपोज कीजिए कि आप कुछ अमाउंट रखते हैं बैंक में या फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि ये 4 साल बाद ये इतना हो जाएगा, या फिर 4 साल बाद 5 साल बाद ये इतना हो जाएगा। मतलब आप एक सोच के कि सपोज हम कुछ इतना पैसा रखें कि कुछ सालों में ये 5 लाख हो जाए। तो जो 5 लाख है वो कैपिटल वैल्यू आपको मिलता है। मतलब कुछ जमा करते करते फाइनली जो आप अमाउंट आपको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल अमाउंट बोलते हैं। तो इस कैपिटल अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके कैपिटल वैल्यू कैलकुलेट करने या उसके जानने से पहले इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे ग्रॉस इनकम और नेट इनकम। तो पहले हम उसको समझेंगे। ग्रॉस इनकम और नेट इनकम समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आप एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप एक घर मालिक हैं। सपोज आप एक ऑनर है किसी घर के, और आप क्या रखते हैं, एक रेंटर को रखते हैं। क्या रखते हैं, एक रेंटर को रख रहे हैं। ठीक है। अब ये रेंटर से आप क्या लेते हो, रेंट लेते हो। सपोज आप उससे 5,000 रुपये रेंट ले रहे हो। ठीक है। 5,000 रूम रेंट तो ले रहे हो, लेकिन आप जो पैसा वो 5,000 मिला, क्या वो पूरा का पूरा 5,000 आपको बच जा रहा है? नहीं। आपको अलग से क्या देना पड़ता है, वाटर बिल देना पड़ता है ना, सोसाइटी को। या फिर आप को ज़मीन का टैक्स देना पड़ता है। या फिर सपोज आप गार्ड रखें तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। अगर गार्डनिंग के लिए माली रखें उसके लिए पैसा देना पड़ता है। इस तरीके से कहने का मतलब बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि आप अगर और भी जैसे चीज़ें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा खर्च होता है अपार्ट फ्रॉम जो आप रेंट ले रहे हैं। जो आप 5,000 रुपये सपोज आप रेंट ले रहे हैं, तो वो उसके 5,000 में आपको बहुत सारी चीज़ डिडक्ट हो जाता है। तो आपको पूरा 5,000 रुपये नहीं बचता है। भले अगर ऐसे देखा जाए तो आपको 5,000 रुपये एज ए रेंट मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम सारे चीज़ कैलकुलेट करें तो इसमें बहुत सारे चीज़ डिडक्शन हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप पे करेंगे तो उसमें डिडक्शन हो जाएगा। अगर आप वाटर बिल दे रहे हैं उसमें डिडक्शन हो जाएगा। आप अगर गार्ड रखें उसमें हो जाएगा। मेंटेनेंस, आप जो घर का बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते हैं उसमें आपको खर्च चला जाता है। और उसका पेंटिंग करते हैं, पेंट करते हैं, उसमें खर्च हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को माइनस करके जो बचता है उसको हम लोग नेट इनकम बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे दो इनकम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक है ग्रॉस इनकम और एक है नेट इनकम। तो जो आपको ओवरऑल पूरा सारा चीज़ जोड़ के अगर जो आप ले रहे हैं, सपोज कि ये 5,000 जो आपको मिला, तो वो आपको पूरा का पूरा नहीं बच रहा है। तो जो वो मिल रहा है वो क्या है, उसमें इंक्लूडिंग सब चीज़ है। तो अगर सब चीज़ को जोड़ के आप अगर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इनकम। और अगर आप ये सब को डिडक्ट कर देते हैं, जो आउट गोइंग्स हम लोग बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड में अगर हम बोले तो उसको हम लोग आउट गोइंग बोलते हैं। जो आपको मेंटेनेंस में खर्च हो रहा है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो आपको खर्च हो रहा है, या वाटर बिल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें जो आपको खर्च हो रहा है, या फिर आप गार्ड रखे हैं उसमें खर्च हो रहा है, पेंटिंग करवाते हैं घर का उसको खर्च हो रहा है। ये सारे चीज़ हमारे किस में आते हैं, आउटगोइंग्स में आते हैं। म्यूनसिपालिटी टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारे टैक्स कटते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आउटगोइंग्स में आते हैं। और आउटगोइंग्स अगर आप उसको हटा देते हैं तो उसको आप लोग हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटगोइंग्स में क्या है, इट इज़ द टोटल इनकम इंक्लूड ऑल रिसिप्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। द आउटगोइंग्स एंड ऑपरेशनल एंड कलेक्शन चार्ज आर नॉट डिडक्टेड। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ क्या कर रहे हैं, डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप आउटगोइंग्स में क्या क्या बताया, जैसे टैक्स लगता है आपको, रिपेयर में लगता है पैसा, वाटर बिल में लगता है, और भी जैसे वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं उसको हम लोग आउटगोइंग बोलते हैं। आउटगोइंग हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे कि कुछ अगर उसमें ख़राब हो गया तो वो भी आप क्या करेंगे, खुद ही करेंगे। एंड कलेक्शन चार्जेस, जैसे आप अगर बहुत सारा घर है आपके पास, तो जैसे एक सोसाइटी होता है तो वहाँ पे आप रूम पे बहुत सारे लोगों को दिए हुए हैं, तो आप एक गार्ड रखते हैं जो जा जा के सब जगह क्या करता है, पैसा कलेक्ट करता है। तो कलेक्शन चार्जेस भी आपको क्या होंगे, अगर आप डिडक्ट नहीं करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इनकम।
नेक्स्ट जो है नेट इनकम। नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम जो है, दिस इज द सेविंग और अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग्स, ऑपरेशनल, कलेक्शन चार्जेस फ्रॉम द ग्रॉस इनकम और टोटल रिसिप्ट। कहने का मतलब क्या है, जो आपका पूरा सेविंग बच जाता है, मतलब सपोज 5,000 में 5,000 आप एज ए रेंट लिए, आप इलेक्ट्रिसिटी में दे दिए 100 रुपया, 100 रुपया आप वाटर बिल में दे दिए, टैक्सेस में 100 रुपया दे दिए, इस तरह से करते करते आप बहुत सारे खर्च किए, मतलब 1,000 रुपये क्या चला गया आपका, आउट गोइंग्स में चला गया, ऑपरेशनल कॉस्ट में चला गया, कलेक्शन चार्जेस में चला गया। तो जो बच गया, क्या बचा आपके पास, 4,000 रुपये। तो ये जो 4,000 रुपये है वो आपका क्या है, नेट इनकम है। वो आपका क्या है, नेट इनकम है। और 5,000 को अगर हम क्या बोले, तो 5,000 क्या हो गया मेरा, ग्रॉस इनकम हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं कि नेट इनकम जो आपका, ग्रॉस इनकम जो था वो आपका कितना आ रहा था, 5,000। और नेट आपको आउटगोइंग्स में कितना चला गया, 1,000। और तो नेट इनकम अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे हम, ग्रॉस इनकम से अगर आउटगोइंग्स को घटा दे तो ये आ जाएगा, मतलब 5,000 माइनस 10,000, तो नेट इनकम क्या हो जाएगा, 4,000। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको बनता है कि नेट इनकम इक्वल्स टू, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला बनता है, नेट इनकम इज इक्वल्स टू ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग। ग्रॉस इनकम से अगर आउटगोइंग का आप सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको क्या बच जाता है, नेट इनकम। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है ईयर्स परचेस। ईयर्स परचेस क्या होता है? ईयर्स परचेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट या वॉल्यूशन का एक स्टैंडर्ड टर्म है, जिसको डिराइव किया गया है, जिसमें इसका मीनिंग क्या होता है कि सपोज आप कुछ पैसा रखें, कितना आप पैसा रखेंगे कहीं पे कि आपको एक सर्टेन इंटरेस्ट से सालाना 100 रुपया आपको मिले, 100 रुपया मिले। ठीक से समझिए क्या बोल रहे हैं, कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज अ कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू रिसीव एन एन्युटी ऑफ ₹100 एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें दो वर्ड आए हैं, उसको हम लोग पहले एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। एक है एन्युटी और दूसरा है आपका, एक है एन्युटी और दूसरा है कैपिटल सम। तो कैपिटल के बारे में हम पहले भी बात किए थे कि कुछ जमा जो हम लोग करते हैं और फाइनली जो हमको मिलता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल सम बोलते हैं, या कैपिटलाइज वैल्यू बोलते हैं। एन्युटी का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज़ जिसको हम सालाना रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन सिंपल है कि एयर्स परचेज का डिफिनीशन जो है काफ़ी सिंपल है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप क्या करते हैं कि कोई ऐसा कैपिटल अमाउंट आप जमा करें कि आपको सालाना क्या मिले, 100 रुपया मिले, बाय एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट। मतलब वो इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो सकता है, 6%, 5%, 4% या 3%। कोई एक ऐसा इंटरेस्ट हो जिसपे कि आप जो पैसा रख रहे हो उस पर कुछ ऐसा इंटरेस्ट लगे जिससे कि आपको सालाना 100 रुपये क्या हो, मिले। तो आप बोलेंगे कि सर 100 रुपये हैं क्यों, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ये जो क्या बोलते हैं, रिसर्चर होते हैं, पीएचडी जो किए हैं, वो एक ईयर्स परचेज करके एक टर्म निकाले हैं जिसका डिफिनीशन वो ही डिसाइड किए, और वो हम लोग उसी पे स्टडी करते हैं। ठीक है, ये है कि ईयर्स परचेज, जो कि आप कितना अमाउंट जो है आप क्या करते हैं, बैंक में रखेंगे कि आपको सालाना 100 रुपया मिलेगा एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर्स परचेज बोलते हैं। अब है यस परचेज का फॉर्मूला है जो आप लोग, यस परचेज का फॉर्मूला है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यस परचेज इज इक्वल्स टू, यस परचेज इज इक्वल्स टू 100/रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100/रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि 100 बाई, जैसे कि किसी का अगर 5% है तो 100 बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ईयर्स परचेज। या उसको आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सपोज 5% है तो उसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 100/5, या फिर क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका दिया हुआ है। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/i प्लस एस आई। यहाँ एस आई क्या है,
सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, आई है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे एक समझने के लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल भी लिए हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%, तो ईयर्स परचेज क्या हो जाएगा, 1/i दैट इज 1/6/100, सो 100/6 इज इक्वल टू 16.67। तो ये आपका आ गया ईयर्स परचेज। तो ये था हमारा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, ईयर्स परचेज को हम लोग क्या करते हैं, जो वैल्यू होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, कैपिटल वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। ये न्यूमेरिकल जब आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।